वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो वैकेंसी आया है। बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है, टीचर्स के लिए निकाला गया है, स्पेशली पीजीटी और हेडमास्टर के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। तो देखो ये सेंट्रल लेवल पे ये स्कूल जो है कंडक्ट होता है और हर स्टेट में ये स्कूल आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्कूल होता है, रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको पेमेंट अच्छा देती है, तो बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, आपको सैलरी क्या मिलेगा और फिर इसका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो वन बाय वन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक अलग सा भी मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिलेबस पे और स्ट्रेटेजी पे भी बात करने वाले हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आपका लिखा हुआ है क्या, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, लास्ट ईयर भी आया था बट इस साल जो है इसको थोड़ा और बड़ा करके निकाला गया है। तो 2023 के लिए आप जैसा देख पा रहे हो, ठीक है। और ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है, तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, राइट। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, ये ब्रोशर आपको पूरा मिल जाएगा। ये ब्रोशर चाहो तो आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप ब्रोशर भी यहीं से देख सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर पाओगे। तो साइट क्या है, तो साइट मैं आपको बता देता हूँ। साइट का नाम है EMRS डॉट राइट ट्राइबल डॉट गवर्नमेंट इन, इस साइट पे आप चले जाइएगा, ठीक है। EMRS.tribal.government.in पे, और यहाँ पे जाकर यह पूरा ब्रोशर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो अनाउंस किया गया है एडवर्टीजमेंट को भी आप देख सकते हो, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा और आप जाकर के यहीं पे अपने आप को रजिस्टर करके लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ यहीं पे है, तो आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। एक बार मैं सजेस्ट करता हूँ कि कितना भी कोई बताए, लेकिन एक बार आपको फिर से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये पूरा आप पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखो आपका जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आप 31 जुलाई तक, ठीक है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा फॉर्म फिलअप होना 1 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। और प्रिंसिपल के लिए आपको 2000 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब तो सारा ही काम ऑनलाइन मोड से होता है, तो ये भी आपका ऑनलाइन मोड से होना है। पीजीटी के लिए आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट वैकेंसी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीजीटी, चूँकि मोस्टली लोग इसी का वेट कर रहे थे, ठीक है। और प्रिंसिपल तो जिनका एक्सपीरियंस हो गया होगा वही टीचर अप्लाई कर पाएंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देख सकते हो कि 1000 रुपया का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सा पोस्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे। डेट वगैरह आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा। एग्ज़ाम आपको देखो जो है 180 मिनट का होगा, रिटन एग्ज़ाम, यानी 3 घंटे का। किसके लिए? फॉर टीचिंग स्टाफ, यानी पीजीटी और HM के लिए, ठीक है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये 1.5 मिनट का होगा, 150 मिनट का होगा, यानी आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बाद में अनाउंस कर दी जाएंगी। अभी तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी बस ये हो जाए, हम लोग यही विश करेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए अगर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको फ़ी जो है वो सबका देना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। हाउएवर फॉर पीजीटी पोस्ट, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 सिंगल सब्जेक्ट ओनली। जबकि पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी फीस नहीं देना होगा किसको? ST SC PWBD को, इसको कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। वाह वाह है, जिंगा लाला है, ठीक है। आपके लिए फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, कैंडिडेट्स हैव टू पे फी सेपरेटली इफ ही सी पेइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। मैंने आपको बता ही दिया, ओके, कि आपको 1 से ज़्यादा के लिए आपको अलग अलग फ़ी देना पड़ेगा, राइट। ये हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा लॉगिन करके, देयर आफ्टर फिर फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सब बातें आप पढ़ लेना, आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। जो इंपॉर्टेंट उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ना, तो पोस्ट क्या क्या है। तो एक तो प्रिंसिपल का पोस्ट है, ठीक है, 303 वैकेंसी है, 303, अच्छा वैकेंसी है। दूसरा है पीजीटी का, तो आप देख सकते हो 2266, ठीक है, 2266। फिर अकाउंटेंट का है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, लैब अटेंडेंट का है, और टोटल आपका हो गया यहाँ पे 4062। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल के लिए कितना है, OBC के लिए, EWS के लिए, ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए है। तो पीजीटी एज ए इंग्लिश
246 सीट है, एज ए हिंदी 200 सीट है, एज ए मैथ 244, एज ए केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 179, ये पूरा डिटेल है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में भी 172 है, तो टोटल आपको 286 सीट है पीजीटी में, राइट। तो काफ़ी अच्छा है, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, सब्जेक्ट में अच्छा सीट्स दिया गया है। आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं अब यहाँ पे पीजीटी में कुछ जो है थर्ड लैंग्वेज के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो थर्ड लैंग्वेज के लिए आप देख सकते हो मराठी के लिए 16, उड़िया के लिए 20, तेलुगु के लिए 37, चूँकि ट्राइबल जो है स्कूल के लिए है, तो डेफिनेटली आपको जो थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए भी टीचर यहाँ पे बहाल हो रहा है, संस्कृत, बंगाली, संथाली, ठीक है। ये सब भी आप देख सकते हैं, तो ये सब में भी आपका अच्छा चांस बन सकता है अगर आप इन सब्जेक्ट्स में आपकी एक्सपर्टीज़ है तो। आगे देख लो यहाँ पे, अब जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 759 सीट है, काफ़ी सीट है। अकाउंटेंट का 361, लैब अटेंडेंट का 373, तो आपको 1493 आपको जो है यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं आप। हाँ चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वालिफ़िकेशन वगैरह, आपको नीचे दिया होगा यहाँ पे। तो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, ठीक है बस, और ऑल ओवर इंडिया से आप इसको भर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पे आपको काफ़ी अच्छा दे रहा है सैलरी। प्रिंसिपल को डेफिनेटली लेवल 12 का सैलरी मिल रहा है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेवल 8 का बहुत ही अच्छा सैलरी कहलाता है। ये 1 स्टेप गजेटेड है, यानी एक प्रमोशन में आप गजेटेड स्केल पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा सैलरी है। जो सैलरी जो है आप झारखंड और अच्छे जगह पे देखते हैं, ठीक है, वही सैलरी यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 का, ठीक है, अच्छा सैलरी है। जीएसए के लिए 12 और लेवल 2 है, और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो आपको बोलता है ना कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो है OMR, यानी पेन पेपर। आपको OMR सीट दिया जाएगा, CBT नहीं है ये, ठीक है। OMR पे कंडक्ट होगा, और आपको राइट चॉइस को जो है केवल जो है ब्लैक करना पड़ता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। चॉइस ऑफ मीडियम, तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रह सकता है, ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज का लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस लैंग्वेज में आपको देना है उसी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। ऐसे जो पेपर है आपका जो भी सिलेबस का, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब यहाँ पे देखो टोटल डिटेल है। प्रिंसिपल के लिए जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 130 मार्क का, ठीक है, और जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क का है। ये जो है ना ये क्वालिफाइंग है, हम लोग देख लेंगे आगे। तो 130 मार्क का है प्लस 20 मार्क का है, ठीक है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसको कहिए वो 40 मार्क का है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 190, ठीक है। इसमें आपका 150 हो गया ये जो आपका OMR पे एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका 20 ये क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, ये आपका क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग है। तो मेन आपका जो है यहाँ पे 130 मार्क्स का सिलेबस क्या है ये आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो 150 मार्क्स के लिए देख सकते हो आप यहाँ पे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, इससे 20, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स से आपका 50, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से आपका 50, टोटल 150 यहाँ पे हो गया सिलेबस का, ठीक है। ये इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो जितना क्वेश्चन है उतना ही नंबर है, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर हम लोग देखेंगे पीजीटी का। तो पीजीटी का अगर आप देखें तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, 130 मार्क्स का होगा, और प्लस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 20 मार्क्स का होगा। ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग है। तो मेन ये आपका 130 मार्क्स है, ये हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है 1 बाई 1। जैसे पार्ट 1 आपका जनरल अवेयरनेस, ये आपको 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी तो काफ़ी अच्छा देखो सिलेबस है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस तो आप बहुत कुछ जानते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। रीजनिंग एबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। तो ये मैथमेटिक्स वाले के लिए ईजी हो जाता है, और ऐसे भी आप रीजनिंग का तैयारी करते रहते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं आता। फिर है देखो नॉलेज ऑफ ICT, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, तो आपको तो ICT के बारे में पता होना चाहिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, इससे 10 क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 नंबर का। उसके बाद आपका देखो डोमेन नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने मैथ में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो आपको मैथ से जो है यहाँ पे 70 क्वेश्चन आएगा। अगर आपने फिजिक्स में किया है तो फिजिक्स से, या आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से, उससे 70 क्वेश्चन रहेगा। प्लस 5 क्वेश्चन आपका रहेगा एक्सपीरियंशियल
एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कर पाएंगे, पेडागोगी को कर पाएंगे, तो आपका ये 5 नंबर मुश्किल नहीं है। फिर आपका एनईपी, एनईपी का मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020, या इसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, नई शिक्षा नीति। जो भी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है, ठीक है, तो 2020 में उसको जो है कैबिनेट से पास किया गया, तो इसको एनईपी 2020 कहते हैं। तो नई शिक्षा नीति से भी आपको 5 क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान। आप एक बार देख लेना नई शिक्षा नीति को, तो आपसे ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे, अब आप देख रहे हो टोटल 85 हो गया ना, 85 हो गया, सॉरी 80 हो गया, माफ़ कीजिएगा 80। तो 80 क्वेश्चन आ गया और 80 मार्क्स के लिए है ये, ठीक है। तो हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमको 130 मार्क्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक 20 नंबर का अलग से है वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। तो आपका हिंदी और इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए और इसमें आपको कम से कम 40% नंबर लाना है, यानी आपका क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। अगर आप 40% नंबर नहीं लाते तो आपका आगे का पेपर चेक नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 to 5, पार्ट 1 to 5, यानी ऊपर से लेकर 1 to 5 तक का तभी चेक होगा जब आप इस 6 वाले को क्वालिफाई करेंगे। यानी सबसे पहले जो है ये आपका 6 वाला पार्ट चेक होगा, और ये अगर 20 नंबर का है तो 20 नंबर का 40% क्या हो गया, तो इसका 40% हो गया 8, ठीक है। यानी आपको 8 नंबर लाना जरूरी है। अगर टोटल 20 नंबर का है तो आपको 8 नंबर लाना जरूरी है, राइट, तभी आपका जो है ऊपर का चेक होगा। तो काफ़ी आसान है, कॉन्फिडेंट रहना है। इन सब के लिए आपको जो है यहाँ पे टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इस 3 घंटे में आपको ये पूरा देख पा रहे हो ना कितना है, पूरा लोग देख पाएंगे तो 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 130 यहाँ तक हो गया और 20 है, तो ये 150 क्वेश्चन के लिए आपको दिया गया है 180 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर क्वेश्चन आप कह सकते हो कि 1 मिनट और 1 से कुछ ज़्यादा मिनट है आपके पास में, तो आपको यहाँ पे करना है। ध्यान ये रखना है कि हिंदी इंग्लिश वो काफ़ी इजी होता है, परेशान मत होइएगा। जो नहीं भी पढ़ता है वो भी क्वालिफाई कर जाता है, इतना तो कम से कम हिंदी और इंग्लिश हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला तैयारी काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आप जानते हैं 10 क्वेश्चन आएगा, तो यानी कि फेमस जो जोन है उसी से आएगा, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी तो ये तो 20 में हर कोई 15 करके आता है। ICT तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप जानते हैं यूजुअली, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी मुश्किल नहीं होता। तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आप 70 में जितना नंबर लाओगे उतना प्लस पॉइंट होगा। और इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, हम लोग एक अलग लेक्चर में इसके पूरे सिलेबस पे बात कर लेंगे, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको बता दूंगा क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। और क्या स्ट्रेटेजी रहना है, कैसे तैयारी करना है, सब पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये PGT का था जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ था, ओके। ये पूरा फॉर्मेट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो क्या बोल रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट में आप भरो 1 to 4 ये आपका कॉमन रहेगा, और 6 जो कि आपका नॉलेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो आपका कॉमन रहेगा हिंदी इंग्लिश का। बाकी पार्ट 5 चूँकि ये सब्जेक्ट बेस्ड है तो ये आपका चेंज करेगा, मतलब हर PGT के लिए ये वाला पोर्शन ये पोर्शन कॉमन रहेगा, ठीक है। सब में सेम क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपका पेपर की वजह से पार्ट 5 अलग अलग होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए जो यहाँ पे है रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से आपका 20 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऑपरेशनल जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लेना जो इसको अप्लाई करेंगे। और नीचे आप देख सकते हो सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका जो अकाउंटेंसी है उससे आपको 40 क्वेश्चन, टोटल 130 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी तरीके से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हो पूरा डिटेल यहाँ पे 130 क्वेश्चन आपका आएगा, 130 आपका मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ना कि क्या बोल रहा है, 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स सेल बी 20। अच्छा, ये टाइप राइटिंग टेस्ट है, टाइप राइटिंग टेस्ट देख लेना, ठीक है, वो उसके लिए, ओके। तो टाइप राइटिंग टेस्ट PGT वालों के लिए तो नहीं है, इनके लिए है, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है, तो इनके लिए है। तो 50 मार्क्स है किसके लिए, 50 मार्क्स है, पासिंग मार्क है इसमें 20 अगर आप वो टाइपिंग वाला एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। दिस पार्ट सेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट सेल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, ओके। तो ये स्टेज 2 जो है आपका, उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा, तो फिर आप वहाँ पे आकर के आप टाइपिंग वाला काम करेंगे, ठीक है ना।
अच्छा चलो ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्या है, लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट का डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, ये सब पूरा। और टोटल यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन है फॉर 120 मार्क्स। यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर है। चलो अब आगे देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम में देखो यहाँ पे ध्यान देना कि आपको सही के लिए 1 नंबर मिल रहा है और गलत के लिए आपको 0.25 कट हो जा रहा है, यानी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान देना है। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। और कितना निगेटिव मार्किंग है तो 1/4 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.25 है। यानी अगर आपका 4 क्वेश्चन, याद रखिएगा, अगर आपका 4 क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, रॉन्ग 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपका 1 नंबर चला जाएगा, -1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप अच्छे से जानते हो या जिसमें आप 50-50 हो वहीं तक जाइएगा, बिल्कुल जो है ना अंदाजी मार करके मत आइएगा, उससे नुकसान हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के एग्ज़ाम में जो पेशेंस रखते हैं, थोड़ा ईमानदारी से एग्ज़ाम करके आते हैं ना, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन कम किया होता है बट उनका हो जाता है, बस इसी निगेटिव मार्किंग की वजह से। इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पे वही बताया गया कि OMR सीट पे एग्जाम होगा और एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो आप उसी को कीजिएगा। 2 को आप ब्लैक कर लीजिएगा तो उसको भी गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई एक ही ऑप्शन को ब्लैक करना है, ठीक है। तो बाद यहाँ पे देखो डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज, ठीक है, मतलब आप जो लिखेंगे, जो OMR होगा, जो आंसर सीट होगा, आंसर की होगा, उसको डिस्प्ले किया जाएगा ताकि बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप कोई क्लेम भी कर सकते हैं, 1000 रुपया का आप नॉन रिफंडेबल फ़ी दे करके किसी क्वेश्चन को आपको गलत लगता है तो, ठीक है। ये सारी बातें तो होती है हर एग्ज़ाम में, ये सारा डिटेल है, ये आप अच्छे से भी देख सकते हो, हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी तो सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पे लिखी मिलेंगी आपको, ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट हम लोग देखेंगे ना, तो प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ST SC OBC और अदर कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो आपको नीचे दिख जाएगा कितना रिलैक्सेशन है। PGT के लिए, प्रिंसिपल के लिए आपको एक तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस। आपको 12 साल का कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल, मतलब आप वाइस प्रिंसिपल रहे हों, वाइस प्रिंसिपल रहे हों, या PGT रहे हों, या TGT रहे हों, ठीक है, विथ ए मिनिमम 4 ईयर एज PGT, मतलब कम से कम PGT में आपका 4 साल बीता हो, ये आप देख लीजिएगा, और टोटल आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 साल आपका PGT TGT मिला करके भी हो सकता है, बट PGT कम से कम 4 साल तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डिज़ायरेबल कुछ और भी है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल का, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर आपका है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये सारी बातें हैं। PGT के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल है, मतलब आपको सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए और बीएड चाहिए। तो मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया होगा उसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में अप्लाई कीजिए, मैथ में है तो मैथ में अप्लाई कीजिए, इस तरह से यहाँ पे है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है। अगर आप एक से ज़्यादा डिग्री, एक मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें आपका PG होना चाहिए, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट में होगा तो आपका जो ये एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे PGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है, तो एक तो ऊपर में था, नीचे देखो बीएड भी लिखा हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको मास्टर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। PGT इन कंप्यूटर साइंस के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में, MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या तो MSc या MTech होना चाहिए, ME और MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में, ठीक है। बीएड का जरूरत नहीं पड़ता है कंप्यूटर साइंस के लिए, ये नया प्रावधान है कि अब बीएड का जरूरत आपको कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, ठीक है। अकाउंटेंट का डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से जो है डिग्री लिए हैं तो आप अकाउंटेंट के लिए भर सकते हैं। एज आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, PGT में भी देख लो, PGT में भी 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ऊपर भी आप देख लेना, PGT में 40 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, 40 ईयर मैक्सिमम है। और जो रिलैक्सेशन है वो नीचे दिया गया है, ठीक है, कि ST SC OBC के लिए क्या रिलैक्सेशन है, कितना आपको एज में छूट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट के लिए भी 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम, और सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, इन 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। तो आपको या तो 35 वर्ड इंग्लिश में टाइप करने आना चाहिए, ठीक है, पर मिनट, या तो 30 वर्ड हिंदी में टाइप करने आना चाहिए पर मिनट, ठीक है। ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। फिर आगे देख सकते हो लैब अटेंडेंट के लिए भी मैक्सिमम 30 ईयर है,
10th क्लास पास होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, और 12th क्लास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सिर्फ 12 हैं तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे देख लो। अब यहाँ पे हो गया, ये तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, ST SC के लिए, SC या ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो भी एज लिखा गया है उसमें और 5 साल आप जोड़ देना, ठीक है, मैक्सिमम एज में, अपर एज में। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 3 साल का जॉब कर चुके हैं तो आपके लिए 5 ईयर है। पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के होंगे तो यहाँ पे 5 साल का और मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लेडीज हैं, लेडी कैंडिडेट हैं, PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 साल का मिल जाएगा। पर्सन विथ डिसएबिलिटी, अगर कुछ डिसएबिलिटी है इंक्लूडिंग वोमेन तो आपको ST SC में 15 साल का, OBC में 13 साल का, जनरल में 10 साल, ये सब रिलैक्सेशन ही आप देख लेना, ठीक है। बस किसी भी कीमत में लेकिन 55 साल से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा, ओके। तो ये है, तो काफ़ी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, ब्रोशर आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आपको फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन, ये मैंने आपको बता दिया। आप जो मैंने आपको वेबसाइट दिया था उसी पे जाकर के आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वेबसाइट पे मिलेगा, emrs.tribal.government.in। इसी में सारा डिटेल भी मिल जाएगा, ये ब्रोशर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पे कुछ एनेक्सर दिया गया है, इससे आप फॉर्म को जब आप अप्लाई करोगे तो अगर आप फिज़िकल लिमिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको जो है जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उससे आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट में। इसी तरीके से ये आपका बैकवर्ड OBC के लिए, फिर आप देख पा रहे हो ये आपका SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट है, ये पूरा आपको अनेक्सर दिया हुआ है, ठीक है। ये आप डाउनलोड करके इसी को निकाल करके इसी में आप फॉर्म भर के अपना बना सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तो, ठीक है, तो बनवा लीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंटर आपको हर स्टेट में है, जैसे आसाम में गुवाहाटी है, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में रायपुर, ठीक है। फिर आप देख सकते हो दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली, गोवा के लिए पनाजी, ठीक है, गुजरात के लिए गांधीनगर, इस तरह से। तो हर स्टेट में एक जो उसका मेन कैपिटल है उसमें जनरली, जैसे झारखंड में रांची, तो आपको आपके स्टेट में जो आपका कैपिटल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंटर। तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, छोड़िएगा मत। हालांकि फ़ी थोड़ा हाई है, फ़ी इतना नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बच्चे कितना अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर भी जिन्होंने पिछले बार इसका फॉर्म भरा था ना तो उनका फ़ी रिफ़ंड हुआ था, ठीक है, चूँकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। बट हमको कैंसिल नहीं होना है, हम तो चाहते हैं एग्ज़ाम हो जाए, बट फिर भी फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी आप कोशिश करो, अगर भर सकते हो तो भरो, क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। ये जो है काफ़ी अच्छे से ये इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और इसमें इंटरव्यू भी होगा, चूँकि नीचे यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, बट वो आप देख लेना इसमें डिटेल में कि इसमें आपको एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी है, ठीक है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद क्या है, आपको इंटरव्यू है। अगर आप एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे 20% इंटरव्यू का और 80% एग्ज़ाम का वेटेज है, ठीक है। और दोनों को मिला करके जो है आपका वो फिर आपको कंबाइंड मेरिट लिस्ट में बनाया जाएगा, और उसी मेरिट लिस्ट पर फिर आपको जो है स्कूल अलॉट किया जाएगा। और ये भी है कि आप अगर ठीक से अगर मेरिट में आ जाते हैं ना तो आपको आप ही के स्टेट में जो एकलव्य स्कूल है वहीं पे आपको जो है प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। और मैथ के लिए क्या सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख लेना, बट मैथ का सिलेबस मैं एक्सप्लेन करूँगा, स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली बेसिस पे वहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है, और जो भी टेस्ट सीरीज है या कोर्स वगैरह वो मैं आपको बताता रहता हूँ वहाँ पे कि कैसे कैसे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसको शेयर कीजिए, जो लोग नहीं जानते उनको ये बताइए, अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।